आधारित प्रयास देख लें, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना। इसमें हमने कल 2 कार्यक्रम के बारे में चर्चा की, है ना। जैसे कौन कौन? पहला रूषा, पीएम उषा जिसका नाम हो गया है ना। पहले क्या नाम था? रूषा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना। और उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है पीएम, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये 2013 से ये कार्यक्रम संचालित है। और किस लिए संचालित किया गया इसको? तो जो यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, है ना, केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में। आइए सुधा, है ना, कोमल भाटिया, श्वेता, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम मतलब इसमें केंद्र सरकार 60% कंट्रीब्यूट करती है नॉर्मल स्टेट के लिए और 40% राज्य को खर्च करना होता है। किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कॉलेज का कैंपस बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कुर्सी टेबल मेज गोदरेज, तमाम जो फैसिलिटी होनी चाहिए बेसिक, है ना, उसके इंप्रूवमेंट के लिए एक सरकार की योजना थी। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक तो संस्थान कम है और उनमें अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बड़ी कमी है। तो चाहे भवन हो, चाहे सौर ऊर्जा आधारित विद्युत से संबंधित चीजें हो, चाहे बेहतर टॉयलेट हो, सारी व्यवस्था जो है सरकार, है ना, वो इसके आधार पर कर रही है। रूसा के जरिए फंडिंग होती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को रूसा के नाम पर अगर 1000 करोड़ रुपए आए, तो उसमें से अब जितने पैसे का 40% उसके रेशियो में उत्तर प्रदेश सरकार को भी खर्च करना है। कुछ विशेष दर्जे के राज्य हैं, खास करके पर्वतीय राज्य, उनके लिए 90-10 का अनुपात है, यानी 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार को लगाना होगा। दूसरा जो कार्यक्रम है वह है इक्यूब। इक्यूब के बारे में हमने चर्चा कल की थी, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन फॉर इंक्लूजन प्रोग्राम, है ना। बेसिकली यह इसलिए लाया गया, खास करके जो एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगर आपके देश में विश्वविद्यालय की कमी है तो वो कमी कैसे दूर होगी? तो कहीं ना कहीं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए फंडिंग करनी होगी, है ना। और उसी फंडिंग के क्रम में ये सारी व्यवस्थाएं जो है चल रही हैं। जैसे एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? ई फॉर एजुकेशन, यू फॉर क्वालिटी, यू फॉर अपग्रेडेशन, फॉर इंक्लूजन, है ना, प्रोग्राम। तो क्वालिटी को इंप्रूव करना है ताकि, है ना, सभी जो है इसमें इंक्लूड हो जाए, है ना। चलिए, इसी तरह का एक और भी कार्यक्रम है जिसका नाम है TEQIP, बस वो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में है। TEQIP, यहां पर टी फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, क्वालिटी, इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। फालतू कमेंट करोगे बंद कर दूंगा, और क्या, है ना। आज कमेंट ठीक आ रहा है, बंद कर दूंगा, है ना। अब ये कार्यक्रम देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन के, सॉरी टेक्नोलॉजी टेक्निकल, है ना, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जो भी तकनीक आधारित शिक्षा है, वहां भी हमारे यहाँ संस्थान कैसे हैं, उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो इन सब कार्यक्रम यह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही है, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत में तकनीकी शिक्षा के प्रोन्नति के लिए, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए सरकार भी इसमें पैसा दे रही है, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग हो रही है, जिससे जो तकनीकी संस्थान है उनमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके, है ना। तो ये TQIP, बस 2-4 कार्यक्रम आप जो है बस नाम देख लें, है ना। जो बड़े कार्यक्रम है उसको मैं और करा दूंगा। जैसे अभी एक सरकार की पहल है IOE, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड के हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों का अभाव है, ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर रही है, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो टॉप मोस्ट परफॉर्म कर रही है इंडिया में, उसको फाइनेंस की सुविधा देगी, जिससे कि वह अपनी गुणवत्ता को और बेहतर कर पाए। अगर भारत को एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश होना है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है, ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का एक प्रयास है, जिसके जरिए हायर एजुकेशन में, खास करके रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के क्षेत्र में, इसको जो है इंप्रूव करने के लिए यह कार्यक्रम चला है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, उत्कृष्ट संस्थान, वैसे संस्थान जिसकी उत्कृष्टता जो है वह विश्व के दर्जे के, विश्व के अन्य विश्वविद्यालय जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके बराबर हो। और यह भारत सरकार के द्वारा एक पहल है। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर रही है, 10 प्राइवेट निजी तथा 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी, 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी को फंडिंग कर रही है, यूनिवर्सिटी को फंडिंग कर रही है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, विश्व स्तरीय शिक्षा संचालित करने के लिए। जैसे देखो, जनरली पूछा जाता है कि भारत में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए भारत सरकार के प्रयासों की समीक्षा करें, है ना। एक एक स्पेसिफिक कार्यक्रम जनरली कम पूछता है, अन्यथा अगर वो राष्ट्रीय महत्व का कोई कार्यक्रम ना हो तो, है ना। तो आप ओवरऑल ये सब छोटा छोटा कार्यक्रम है, आप बता सकते हैं, है ना। क्लियर है? तो ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, भारत के, जैसे इसमें BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, DU है, JNU, कुछ ऐसे भारत के 10 प्रमुख विश्वविद्यालय जिसकी शिक्षा जो है वह भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में क्या है, ज्यादा अच्छी है। उसी तरह प्राइवेट में इंस्टीट्यूट है, जैसे शिव नाडर इंस्टीट्यूट है, OP जिंदल है, MIT है। इनकी जो है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा इनको फंडिंग की जा रही है, पैसा दिया जा रहा है ना। और उससे ये अपनी क्वालिटी को क्या करें, इंप्रूव करें, है ना। जैसे भारत सरकार द्वारा जो है 1000 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया इन विश्वविद्यालयों को, है ना, ताकि वे अपने एजुकेशन को और वर्ल्ड क्लास लेवल की बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटी हो, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो, है ना, स्टूडेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज हो, फैकल्टी से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हो, है ना। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस अभी बहुत न्यूज में रहा है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में 2 लाइन नोट कर लीजिए, लिखिए, लिखिए। कमेंट फालतू मत लोग इन्वॉल्व हो जाओ, अच्छे बच्चे जब इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादा दुख होता है। जिसको करना है कमेंट करने दो ना, जिनको अननेसेसरी उसमें क्यों पढ़ते हो, किसको क्या करना है नहीं करना है, मंथन क्यों करते हो। कई लोग इसलिए भी तो लिखते हैं ताकि प्रोवोक करते हैं, ताकि आप 10 कमेंट फालतू उस पर करें, है ना। तो जो लोग अच्छे बच्चे हो, जिनका अब तक रहा है, वो ऐसा ना करें, है ना। जो लोग करते हैं उनसे दुख नहीं होता है। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लिखिए, 2 लाइन बस नोट कर लीजिए। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के
संस्थानों को विश्व स्तरीय भारत के संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने हेतु यह पहल की गई है। विश्व स्तरीय बनाने हेतु यह पहल की गई है, जिसके अंतर्गत भारत के 10 शैक्षिक संस्थाओं को, भारत के 10 निजी तथा 10 सार्वजनिक, भारत के 10 निजी प्राइवेट तथा 10 सार्वजनिक संस्थाओं को उनके बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर, उनके बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर चिन्हित कर उन्हें वित्तीय मदद की जाएगी, उन्हें वित्तीय मदद की जाएगी। इन संस्थानों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के निर्धारण, उससे संबंधित डिजाइन, पाठ्यक्रमों का डिजाइन, शिक्षकों की नियुक्ति तथा फीस के निर्धारण हेतु स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। जैसे देखिए, वर्ल्ड क्लास दर्जा अगर आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट क्या होगी, अधिक होगी, है ना। जैसे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के यूनिवर्सिटी है उसमें स्पोर्ट्स जो है वो एकेडमिक करिकुलम के साथ साथ एक महत्वपूर्ण करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटीज माना जाता है। तो बहुत सारे विदेशी जो विश्वविद्यालय है वहां पर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक से एक फैसिलिटी होती है, कैंपस बड़ा होता है, शिक्षकों के रहने, हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, तमाम व्यवस्थाएं होती है। तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या होगा, खर्च लागत अधिक आएगी। तो कई बार जब फीस का निर्धारण ये करते हैं तो उसको लेकर आपत्ति उठने लग जाती है ना, जैसे कि इसमें गरीब बच्चों नहीं पढ़ पाएंगे या सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए वगैरह वगैरह। तो जब आप विश्व दर्जे का संस्थान बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लागत बढ़ेगी और लागत के समानुपातिक आपकी फीस बढ़ेगी, क्योंकि आपका कॉस्ट क्या है, अधिक है, रनिंग कॉस्ट, इंफ्रा, टीचर। तो इस कारण इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है, जो 10 प्राइवेट होंगे 10 पब्लिक, है ना, उसको सरकार फंड देगी अतिरिक्त। जैसे 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, खास करके जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनके बेटर परफॉर्मेंस के आधार पर। मान लीजिए ये पैसा होगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर पाएंगे। तो सरकार की एक सार्थक पहल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राइज योजना है ना, राइज स्कीम, RISE, इंपॉर्टेंट है, इधर न्यूज में बहुत रहा है। राइज रिवाइटलाइजिंग, है ना, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन। रिवाइटल पुनर्जीवन प्रदान करना, रिवाइटलाइजिंग। फुल फॉर्म याद नहीं रखना, नहीं रहेगा याद, सिर्फ राइज स्कीम लिख देना, हो जाएगा ना। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन। कहने का मतलब शिक्षा से संबंधित अवसंरचना एवं व्यवस्था का पुनर्जीवन, है ना। इसको अगर हिंदी में अनुवाद करें तो हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित अवसंरचना तथा व्यवस्थाओं का पुनर्जीवन, पुनरुत्थान, जो भी आप। अब देखिए सबसे ज्यादा जो समस्या है वो हमारे यहाँ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो पैसा चाहिए, फंड का शॉर्टेज। तो सरकार ने एक बेहतर पहल की है कि राइज स्कीम के जरिए जो भी फाइनेंस की जाएगी उसके लिए हेफा का गठन किया गया, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, है ना, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह काम करेगी। और भारत सरकार द्वारा कैनरा बैंक के सहयोग से इसको स्टार्ट भी किया गया है। आकाश पटेल, तुम जरूरत से ज्यादा परमानेंट ब्लॉक करना है तुमको क्या? यानी राइज स्कीम के जरिए पैसा चाहिए ना, पैसा कहां से सरकार फंड लाएगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, तो एक हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी हेफा, जैसे एनबीएफसी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसी की तर्ज पर हेफा को डेवलप करना है ताकि हम क्या कर सके, उसके जरिए फंडिंग कर सके, है ना। इसको फंडिंग कर सके, जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको फंडिंग कर सके। तो भारत सरकार की बहुत एक बेहतर पहल है राइज। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को रिवाइटलाइज करने, पुनर्जीवित करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो रिवाइटलाइजिंग के लिए हम जो फंड लाएंगे तो वो फंड कहां से आएगी, तो सरकार एक एनबीएफसी की तर्ज पर एक हेफा बना रही है, HEFA, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, और उसके जरिए फंडिंग होगी, है ना। तो राइज स्कीम के तहत सरकार क्या कर रही है, राइज स्कीम के लिए के फंडिंग के लिए हेफा का गठन, हेफा मतलब हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का गठन कर रही है। ये हेफा क्या है, एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में, कंपनी की तरह
कार्य करेगी और इससे क्या होगी, फंडिंग जो है वह HEI को होगी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, समझ गए। HEI का मतलब क्या हुआ, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नहीं, राइज जो है वो ज्यादातर सरकारी संस्थाओं के लिए, अनिशा। तो ये क्या है समझ लेना, राइज स्कीम में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइटलाइज करना है, पैसा चाहिए, है ना। हेफा क्या है, इसी के लिए हेफा बनाया जा रहा है ना, कि राइज को फाइनेंस कहां से किया जाएगा। इस राइज स्कीम के तहत आप क्या करोगे, बिल्डिंग बनाओगे, मान लो आप बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, मान लीजिए आप भवन बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, पैसा, और पैसा कहां से आएगा, सरकार क्या कर रही है, हेफा बना रही है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, कैनरा बैंक इसके साथ पार्टिसिपेट करके भारत सरकार का या, और इससे क्या होगा, फंडिंग कर पाएगी भारत सरकार। बहुत सारा एजुकेशन के लिए सरकार पेट्रोल पे सेस लगाती है, उपकर, है ना, कई अलग अलग मदों में सरकार द्वारा शिक्षा के लिए उपकर सेस लगाती है, और वो पैसा इन सब के पास, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, इस तरह की संस्थाओं के पास जाता है, और वो पैसा पंप किया जाता है इन योजनाओं में। जैसे मान लो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ना, नहीं इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट अपने संस्थान को देख रही है ना। हेफा हो गया फंडिंग, NBFC समझते हो ना जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो बैंक नहीं है लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, तो फंड को यह अलॉट करेगी किसके लिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए, है ना। PM उषा अलग है, वो प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान, उसकी फंडिंग अलग है, सरकार उसमें डायरेक्ट पंप करेगी पैसा। यहां पर सरकार क्या करेगी, विभिन्न मदों से उठाएगी, है ना। कैनरा बैंक और सरकार का एक ज्वाइंट वेंचर है ये, है ना, जिसके जरिए सरकार पैसा बाजार से उगाएगी या कोई कर लगाकर जिस भी तरीके से, और वो पैसा पंप करेगी कहां, राइज स्कीम के तहत, जो गवर्नमेंट के अपने, प्राइवेट नहीं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको रिवाइटलाइज करने के लिए, है ना। तो भी बहुत न्यूज में अगर आप पढ़ेंगे तो पिछले 4-5 सालों से राइज का जिक्र बहुत होता है ना। तो वो मैंने समझाने के लिए बना दिया, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिखिए राइज स्कीम के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुधार, अवसंरचनात्मक सुधार एवं व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राइज स्कीम की शुरुआत की गई है। राइज स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत वित्त के पोषण हेतु, हाँ भाई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 4 बार बोल चुका हूं, बिल्कुल। ये सब क्यों बता रहा हूं, जब भी आप लिखेंगे तो ये सब अगर चर्चा कर देंगे तो उत्तर आपका हटके रहेगा। देखिए, इन योजनाओं के वित्त पोषण हेतु सरकार द्वारा उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हेफा का गठन किया गया है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कैनरा बैंक का ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है। RBI ने इसे, संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है, RBI ने इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया है। NBFC, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, NBFC के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया है। यह मार्केट लिंक्ड, बाजार आधारित शिक्षा वित्त पोषण संरचना को स्थापित, बाजार आधारित शिक्षा वित्त पोषण संरचना, मार्केट लिंक्ड एजुकेशनल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, बाजार आधारित शिक्षा वित्त पोषण संरचना को स्थापित करेगी। इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य सरकारी उच्च, लिख लो सरकारी, बोल्ड करके घेर लो, कई लोग एक ही सवाल पूछे, लिख लो घेरा में, लिखवा दिया इसलिए। इसका लक्ष्य सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को कम लागत वाले, मतलब कम ब्याज दर वाले, ऐसे लिखो, कम ब्याज दर वाले ऋण प्रदान करना है। फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ले सकती, तो क्यों ऑनलाइन के लिए भारत में आके खोलने की पांचाल जी क्या जरूरत है, अमेरिका से ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकता है, अमेरिका से ही क्लास चले। आप अभी भारत के किसी भी राज्य में होंगे, दिल्ली से यहां से क्लास जा रही है, आप ले रहे हो, पूरे ऑल इंडिया से PW के टीचर ले रहे हैं, तो PW यूनिवर्सिटी क्यों खोलेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऑनलाइन शिक्षा क्यों, जब ऑनलाइन तो कहीं से मंगल ग्रह पे जाकर सेटअप कर लीजिए और सैटेलाइट से आप शिक्षा दीजिए। ऑनलाइन के लिए कैंपस स्थापित करता है कोई, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस स्थापित होता है ना। ऐसा सवाल है ये, समझ गए होगे, उत्तर मिल गया है। ऑनलाइन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस थोड़ी बनाना है, ऑनलाइन तो आप इंग्लैंड से दे रहे हैं, कई लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। डिस्टेंस, आप ब्रिटेन के किसी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो यहां आपको कैंपस थोड़ी 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ लाके जब ऑनलाइन ही देना है, तो क्यों 2,000 करोड़ पानी में, गंगा जी में थोड़ी बहाना है। कम ब्याज दर वाले
ऋण प्रदान करना है, समझे? क्यों ऑनलाइन में नहीं है? कल भी ये बताया था कि भैया ऑनलाइन शिक्षा कितनी है। जैसे अभी लोग जो यूनिवर्सिटी में कराते हैं, बहुत सारे लेक्चर क्या करते हैं, पीएचडी के लेक्चर्स ऑनलाइन हम लोग गूगल मीट के जरिए ले लेते हैं, है ना? तो वो कितना परसेंट लेते हैं? मैक्सिमम 10% का एक कैप लगा हुआ है कि 10-11%, मैक्सिमम 10% के अंदर आप ले लें, है ना? स्वामी जी आप तो कर लेंगे और दिक्कत हो जाएगी, जहां पे जरूरत है वहीं लिखवाते हैं, है ना? समझ गए? पल्लवी पांचाल, कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो राइज क्या है बच्चों? राइज जो है, अब इसके लिए मार्केट लिंक्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्या है, ये आप समझते हैं मार्केट लिंक्ड क्या होता है? बहुत सारी, अब कैनरा बैंक क्या करेगी, शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी, है ना? बाजार से पैसा उगाएगी और उस पैसे को निवेशित करेगी, उससे जो पैसा और बनेगा वो, है ना? तो ये क्या है? एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंकिंग करना इसका मुख्य काम नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट को बूस्टअप करना है ना? तो ये यही कर रही है कि मार्केट लिंक्ड एजुकेशन फाइनेंस स्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, पैसा उगाएगी बाजार से, चाहे आईपीओ लाए, चाहे बॉन्ड जारी करे, जो भी तरीका होता है ना? चलिए, तो राइज बहुत चर्चा में रहा, इसलिए मैंने इसको उठाया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक आधा और। अभी जैसे अभी देखोगे सरकार डिजिटल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। आप सभी यूनिवर्सिटी में होंगे, तो जो समर्थ है, अपार आईडी है, एबीसी है, इन सब पे सरकार बहुत काम कर रही है ना? डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम कर रही है सरकार। जैसे सरकार का राष्ट्रीय मिशन ही इस पर चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अधिक से अधिक क्या किया जाए? हम जो है एजुकेशन को, हमारे लिए नया विश्वविद्यालय खोलना कठिन है, तो डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन को हम क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं, है ना? तो सरकार का भी ध्यान नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना, की मदद से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन। क्लियर है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। सरकार क्या कर रही है? डिजिटलाइजेशन को अधिक से अधिक इंप्रूव कर रही है, बढ़ा रही है ना? जैसे आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले एमएचआरडी के नाम से जाना था, एमओओसी सुना होगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, स्वयं पोर्टल, है ना? अभी सरकार 2019 से समर्थ पे, वन नेशन वन स्टूडेंट, अपार आईडी, है ना? ये सब पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो सरकार का डिजिटलाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस है, और मे भी डिजिटलाइजेशन से जोड़ करके हायर एजुकेशन में आपसे सवाल बन सकता है ना? जैसे ये क्या है? राष्ट्रीय मिशन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की मदद से घर घर शिक्षा पहुंचानी है, शिक्षा की सर्वसुलभता, वहनीय लागत पर उपलब्धता, क्षमता की विचारधारा के आधार पर, है ना? तो ये जो एनएमईआईसीटी है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, का उद्देश्य एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी। एक्सेस यानी पहुंच, जिसको आप क्या कह सकते हैं? हर आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा की सुलभता, अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता या वहनीय, चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में, पर उपलब्धता, क्वालिटी, गुणवत्ता, और इक्विटी, क्षमता की विचारधारा पर। तो डिजिटलाइजेशन का ये सब बहुत फायदा है ना? मुझे नहीं पता पीडब्ल्यू का मैटर का, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर। हाँ, लिख सकते हैं आप। सिर्फ आईसीटी तो समझते हो ना सभी लोग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके आगे एनएमई लगा दो, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू। तो इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, एम क्या है? यही है, कितना यूनिवर्सिटी आप खोलेंगे, घर घर तक कैसे पहुंच, इंटरनेट का प्रसार हो ही रहा है, डिजिटलाइजेशन, ऐप बेस्ड, साइट बेस्ड। सरकार क्या कर रही है? हर जगह हम विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, तो सरकार क्या कर रही है? भारत के जितने प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको एक नेटवर्क से जोड़ रही है, एक सर्किट, नॉलेज सर्किट बना रही है ना? जैसे भारत के जितने संस्थान हैं टॉप मोस्ट, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईआईटी हो, चाहे सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईएम्स हो, सरकार क्या कर रही है? ये नॉलेज सर्किट है, इंटरनेट के माध्यम से। ये क्या है? ज्ञान परिपथ है, नॉलेज सर्किट के माध्यम से कनेक्ट कर दो और ओपन एक्सेस दे दो बच्चों को, ओपन एक्सेस दे दो, एनडीएल बना दो, नेशनल डिस्टेंस लर्निंग, पूरा डिजिटल लाइब्रेरी प्रमोट करो। ये सरकार यही कर रही है। आप लोगों को लगता होगा कि इतना ऑनलाइन एजुकेशन पर सरकार का क्यों फोकस है?
तो सरकार क्या कर रही है? नॉलेज ज्ञान परिपथ बना रही है। इसका हिंदी क्या हुआ? ज्ञान परिपथ। इंटरनेट के माध्यम से, है ना, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थानों हैं उनको कनेक्ट कर रही है। इग्नू ई ज्ञान कोश, आप लोग नोट्स डाउनलोड करते होंगे, क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी है, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जितने बड़े बड़े संस्थान हैं सबको नेटवर्क से कनेक्ट कर देना है और एक्सेस देना है। घर बैठ के गाजीपुर में, बलिया में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, बंगाल में, अंडमान में बैठ के इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो आप क्या कर सकते? इजीली एक्सेस, है ना। तो सरकार यही कर रही है। एक्सेस, एफोर्डेबिलिटी, वहनीयता पर, क्वालिटी, गुणवत्ता, ऐसा नहीं कुछ भी जो है ना, इक्विटी, समता की विचारधारा, समाज के हर जाति धर्म वर्ग के लोग की पहुंच हो, है ना। नाज अंसारी, अगला तुम्हारा ही नंबर है बेटा, है ना, अगला तुम्हारा ही नंबर है, वार्निंग तुमको दे दिया, है ना। तो ये सरकार यही कर रही है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की मदद से, है ना। भारत के जितने भी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं उनके पास जो भी ज्ञान की धरोहर है उस सबको कनेक्ट कर रही है और आम बच्चे तक, आम नागरिक तक उसकी पहुंच को सर्वसुलभता, यही तो है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मानव संसाधन विकास का सार है। अगर हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बननी है ना, तो हमें क्या करना होगा? अपने ज्ञान के बदौलत दुनिया के मंच पर हम एक बेहतर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रही है सरकार जो है ना। तो ये सभी चीजों को सरकार जोड़ रही है ज्ञान परिपथ के माध्यम से। अभी आप देखेंगे सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान किस पर है? डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आपने देखा होगा MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बहुत प्रभावशाली पहल है ना। स्वयं स्वयं स्टडी, पूरा फुल फॉर्म नहीं याद रखना है, नहीं याद रख पाओगे, कोई नहीं, हम लोगों को याद ही नहीं होता है, तो बस ये सब नाम आप लिख देंगे। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जिस वजह से हुआ हो कोविड, चाहे जो हो, NAD, NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये सब सरकार की पहल है बच्चों। समर्थ, एबेकस, ABC, अपार, और वाकई समर्थ जो क्रांतिकारी पहल है। अभी आप देखोगे अधिकांश विश्वविद्यालयों में दाखिला, इवन परीक्षा फॉर्म तक आप समर्थ के थ्रू जा रहे हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी क्या है? बढ़ गई है। पहले क्या होता था? किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़े नहीं, जाकर बैकडेट में गए, कुछ पैसा खिलाए और फर्जी एनरोल, वो आपको लिख दिया है कि हाँ इसके छात्र हैं, आपको डिग्री दे दी। अब है ऐसा? संभव है क्या? हर चीज का ऑनलाइन डेटाबेस बनता है। आपको इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में तबादला लेना है, दाखिला लेना है, आपकी आईडी है अपार आईडी, वहीं से ट्रांसफर हो जाएगा समर्थ के थ्रू। DU का नहीं, भारत के हर विश्वविद्यालय का, है ना। चलिए, तो ये सब आप डिजिटलाइजेशन में आप दिखा सकते हैं। और भी कई पहल आप दिखा सकते हैं, जैसे NAD को दिखा सकते हैं, समर्थ। बस इन सब के फुल फॉर्म के पीछे मत जाना, नहीं याद रहेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अपार, ये सब डिजिटलाइजेशन में आप दिखा सकते हैं। एकेडमिक डिपॉजिटरी, है ना। काफी है डिजिटलाइजेशन पे आप दिखा सकते हैं। चलें बढ़े आगे, बस इन सब का नाम बच्चों कोट कर दोगे ना, काम हो जाएगा, है ना। चलिए, कोई भी सीरियस शिक्षक होगा ना बच्चा, तो फालतू कमेंट को ना टॉलरेट नहीं करेगा, जो गंभीर शिक्षक होगा। इसमें होता क्या है, 10-12 बच्चे के चलते सब भुक्तभोगी हो जाते हैं, है ना। पढ़ने आए हो, पढ़ लो, इतना मेहनत आपके लिए हम लोग घंटों पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ लेने में क्या हर्ज है ना। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। चलते हैं कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। आप सबने बहुत पढ़ा होगा, है ना, फिर भी संक्षेप में। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर आप गौर करें तो यहां से पूछ, है ना, क्या पूछता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से? एक सवाल पूछा है। अपनी व्यक्तिगत राय अब ज्यादा मत लिखो, उससे फालतू समय जाता है। चलिए देखिए प्रश्न, सभी लोग गौर करिए।
और तैयार रहना, ऐसा नहीं सोचना कि एक बार प्रश्न पूछ दिया है तो अब दोबारा नहीं आएगा, आएगा, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है ना। उसका ध्येय, ध्येय मतलब उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्टिव, भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना है, रीस्ट्रक्चरिंग। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए, है ना, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है ना। ये प्रश्न पूछा है। जैसे नया टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है, नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन पूछ सकता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशल प्रोविजन पूछ सकता है, प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्या योगदान है, वहां से सवाल बना सकता है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सवाल अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्य रूप से जो सवाल पूछा जा सकता है, विचारणीय बिंदु कह सकते हो, उसमें पूछ सकता है आपको उच्च शिक्षा संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित एनईपी 20 में किए गए प्रयास का मूल्यांकन, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी 2020 का योगदान, मूल्यांकन, कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा, नई शिक्षा नीति के प्रवर्तन के 5 साल हो गए, है ना, यही क्वेश्चन आएगा, लिख तो रहा हूं, है ना। तो एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के 5 साल, उपलब्धियां, कमियां, समीक्षा पूछ सकता है। तैयार रहेंगे। इन सभी संदर्भों में प्रश्न बन सकता है बच्चों, बिल्कुल तैयार रहना। नोट कर लो ये तीनों क्वेश्चन, है ना, दिखेगा आपको। उच्च शिक्षा से संबंधित एनईपी 2020 में किए गए प्रयास, उसका मूल्यांकन, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित और विशेषकर अर्ली चाइल्डहुड केयर और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी 5+3+3+4, यहां से प्रश्न बनेगा, है ना। ओवरऑल अचीवमेंट्स, फेलियर, है ना। चलिए, तो अगर हम भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो अब तक आप सभी जानते हैं कि लगभग 3 शिक्षा नीति फुल फ्लेजेड बनी है। कौन कौन? तो आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी, दूसरी बार शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई। इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, हालांकि फुल फ्लेजेड नहीं, थोड़ा बहुत। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रवर्तन के 5वें साल में चल रहे हैं। तो भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति बनी है। 1968, 86 हमें क्या लेना देना, बहुत पुराना हो गया, फिर भी संक्षेप में कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर पूरे देश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पहली बार बनाई गई। मोटी बातें, मुख्य बातें हमने पहले भी चर्चा की। शिक्षा की सर्वसुलभता, 100% नामांकन, विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करना, है ना। इसके अलावा शिक्षा के मद में जीडीपी का 6% तक खर्च किया जाना, इन सब बातों पर विशेष बल दिया गया। 1986 की जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, है ना, वह दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खास करके समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, चाहे महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे जनजातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, इन सब पर मुख्य बल दिया गया। शिक्षा में जो ग्राम नगरीय अंतराल है उसको कम करने के बहुत सारे प्रयास किए गए, है ना। मॉडल विद्यालय की स्थापना की जाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए बच्चों को शिक्षा से संबंधित बहुत सारी जो भी संसाधन है उन सबको उपलब्ध कराया जाए, शिक्षक का ट्रेनिंग वगैरह। तो जो दूसरी शिक्षा नीति थी हमारी, वो 1986 में बनी। दूसरी शिक्षा नीति के प्रवर्तन के आप समझ सकते हैं कितने वर्षों के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई। और जो नई शिक्षा नीति है वो कुछ मुख्य आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। जैसे शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान ही प्रदान करना नहीं होता है, शिक्षा जो है मानव संसाधन का प्रमुख घटक है। और इस नाते शिक्षा जो है उच्च नागरिकों में गुण, कौशल, इतिहास, साझी संस्कृति, जो भी हमारी विरासत है उसके प्रति आकर्षण का भाव, इन सब को बढ़ाने वाला होता है। किसी भी राष्ट्र के लिए नागरिक उसके क्या है, मूलभूत संसाधन है। और अगर शिक्षा के जरिए उनका विकास नहीं हो पाए तो फिर राष्ट्र का विकास नहीं होगा। नई शिक्षा नीति तमाम सारे विचारणीय बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कि जो शिक्षा है वह राष्ट्र में एकता, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा हमारी राष्ट्र के प्रति, हमारी जो ऐतिहासिक सामाजिक जो मूल्य है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है, उनके प्रति निकटता का भाव कराने वाली होनी चाहिए। शिक्षा का प्रयोजन सिर्फ ज्ञान प्रदान नहीं करना बल्कि सीखने की क्षमता को विकसित करने वाला होना चाहिए, यानी समझ आधारित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का प्रयोजन सिर्फ अकादमिक संदर्भ में नहीं बल्कि शिक्षा का प्रयोजन रोजगार परकता, यानी वो कितना रोजगार उत्पन्न कर पाने में सक्षम है, इन सभी कॉन्टेक्स्ट में जो है शिक्षा जो है वह प्रदान की जानी चाहिए। तो नई शिक्षा नीति तमाम उन बिंदुओं को संबोधित करते हुए शिक्षा को में मूल्यों के समावेशन के साथ साथ एक राष्ट्र के लिए इसकी उपयोगिता को बेहतर बनाने के संदर्भ में की गई है ना। तो चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य आधारभूत स्तंभ क्या है, इस पर चर्चा करते हैं।
एनईपी 2020 आधारभूत स्तंभ। पहला है एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इक्विटी। सर्वसुलभता या पहुंच। जो नई शिक्षा नीति है इसका उद्देश्य क्या है ना? क्या उद्देश्य है कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा की सर्वसुलभता होनी चाहिए, है ना? जो हमारी दो शिक्षा नीति है वो ग्रास रूट लेवल पर बेटर एजुकेशन डिलीवर कर पाने में सफल नहीं रही है ना? क्यों नहीं? तो उसमें व्यापक अभाव है। दूसरा, उसमें गुणवत्ता का बहुत अधिक अभाव है। शिक्षा में वहनीयता, हमारे यहाँ जो शिक्षा तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं निजीकरण की प्रवृत्ति, बाजारीकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास हुआ है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली हमें बनानी है जो वहन कर सके। और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, शिक्षा से संबंधित लोगों की जवाबदेही, चाहे संस्थान हो, जो भी इनसे जुड़े हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाए। और अंतिम है इक्विटी। दूसरा, जो नई शिक्षा नीति है वह सतत विकास लक्ष्य में वर्णित जो गोल नंबर लक्ष्य है एजुकेशन, उसका भी ध्यान रखते हुए इस पूरे के पूरे एनईपी को डिजाइन किया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक आधारभूत स्तंभ है एसडीजी गोल नंबर 4, सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य संख्या गोल नंबर 4। और गोल नंबर 4 किससे संबंधित है? शिक्षा। गोल नंबर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो ये नई शिक्षा नीति तमाम इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए उसको संबोधित करने के लिहाज से बनाई गई। जैसे आप समझें कि जो सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी गोल नंबर 4 वो क्या कहता है, इसका थीम क्या है? हमारी शिक्षा नीति में भी इसी थीम को रखा गया है ना? क्या? समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और आजीवन शिक्षा, है ना, सीखने के प्रयास। यही सवाल पूछा था। आजीवन, जीवन पर्यंत शिक्षा सीखने के प्रयास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, है ना, प्रयास को। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह इन आधारभूत स्तंभों को तो संबोधित करती है, इसके साथ साथ एसडीजी गोल नंबर 4 में वर्णित जो भी बातें कही गई है उसकी प्राप्ति के लिए, है ना, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में नोट करिए, है ना, लिखिए। है ना, लिखिए। देखिए, आजाद भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्मित की गई है, बनाई गई है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। नई शिक्षा नीति इसमें तीसरी और सर्वाधिक प्रभावशाली है, जो भारत की 21वीं सदी की भारत की 21वीं सदी की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप है। 21वीं सदी की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप है। इसका लक्ष्य एक ऐसी विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करने की है। शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करने की है जो सभी के लिए समावेशी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जो सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन के अवसरों को जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन के अवसरों को सुनिश्चित करने ज्ञानार्जन को अवसरों को सुनिश्चित करने, उत्पादक जीवन जीने तथा देश के विकासात्मक प्रक्रिया में भागीदार बनने में पूर्णतः सक्षम हो। नई शिक्षा नीति में भारतीय परंपरा, संस्कृति
भारतीय परंपरा, संस्कृति, इतिहास एवं भारत की सामाजिक व धार्मिक समरसता, भारत की सामाजिक व धार्मिक समरसता व भाईचारे को बढ़ाने से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया है। सामाजिक धार्मिक भाईचारे एवं समरसता की व्यवस्था को बढ़ाने का हर स्तर पर प्रयास किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके देखिए, नई शिक्षा नीति मुख्यतः निम्न आधारभूत स्तंभों पर टिकी है, जो मुख्य हैं। निम्न आधारभूत स्तंभों पर टिकी है, जो मुख्य है। पहला, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच। दूसरा, गुणवत्ता। तीसरा, वहनीयता। चौथा, जवाबदेहिता। और लास्ट में समता। एक ही साथ सबको जोड़ करके हम लिख सकते हैं। लिखिए, अर्थात नई शिक्षा नीति का ध्येय, नई शिक्षा नीति का ध्येय क्षमता की विचारधारा पर आधारित, क्षमता की विचारधारा पर आधारित समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने, समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने, वहनीय लागत पर इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने, वहनीय लागत पर इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने एवं शैक्षणिक संस्थागत संरचनाओं की जवाबदेहिता को निर्धारित करने की है। शैक्षणिक संस्थागत संरचना की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने की है। इन सबके साथ साथ नई शिक्षा नीति, इन सबके साथ साथ नई शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्य के, नई शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या 4 में वर्णित समावेशी, लिखा हुआ बोर्ड पर, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और आजीवन सीखने के प्रयास को बढ़ावा देने की प्राथमिकता से है। है ना, लिखा हुआ है, आजीवन सीखने के प्रयास को बढ़ावा देने की प्राथमिकता से है। क्लियर है? तो नई शिक्षा नीति में जो एसडीजी गोल नंबर 4 में वर्णित लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के हर संभव उपाय किए गए, है ना। अब देखो, नई शिक्षा नीति में क्या क्या बातें कही गई है। बहुत सारी बातें जो है ना, वो आपको पता है ना। कुछ बातों जहां से प्रश्न बनेगा उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। वैसे नोट्स में आपके अवेलेबल है ना, लेकिन जहां पर प्रश्न बन सकता है नई शिक्षा नीति में, खास करके प्राइमरी एजुकेशन, है ना, स्कूल पूर्व जो शिक्षा की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सब कुछ नया जो इनोवेटिव आइडिया आया है, यहां से प्रश्न बना सकता है। हायर एजुकेशन, उससे संबंधित लक्ष्य क्या है, इन सब से प्रश्न बन सकता है ना। तो हम एक साथ सभी को शामिल कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, तीनों को। तो नई शिक्षा नीति के एक पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, नई शिक्षा नीति में निम्न बातों को शामिल किया गया है। पहले आपने देख लिया कि समस्याएं क्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि हमारे यहाँ संस्थानों का अभाव है ना। तो संस्थानों को बढ़ाना है, शिक्षकों की योग्यता, जीईआर। तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें सकल नामांकन अनुपात, पहले लक्ष्य में ही रखा गया कि जो सकल नामांकन अनुपात है उसको प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर पर 100% तक 2030 तक प्राप्त करना है। यानी जो वैसे प्राथमिक स्तर पर हमने यह लक्ष्य को क्या किया है ना, प्राप्त कर लिया है, लेकिन सेकेंडरी के स्तर पर इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए। नोट्स में अनुदेवी सब कुछ है ना, सब कुछ है, पूरा किताब मिलता है ना, सब आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन एग्जाम में वहीं से नहीं रहता है, जो एनालिसिस है उसको देख लीजिए, आपको अगर आता है तो कोई बात नहीं, है ना। तो जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तीनों स्तर पर अलग अलग लक्ष्य रखा गया है। जैसे अगर आप देखें, जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, इसमें 100% का टारगेट रखा गया है। कब तक? 2030। हालांकि सरकार की रिपोर्ट पढ़े तो इसमें 95% अभी है ना अचीव हमने कर लिया है। दूसरा, सेकेंडरी एजुकेशन में भी 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया, 100%। कब तक? 2030 तक। सरकार की रिपोर्ट देखें तो इसमें आपको कई जगह अलग अलग अंतर आपको दिखेगा। कई जगह 70 से 75% सरकार की रिपोर्ट में है, कई जगह यह 80 से 85% है ना। इसी तरह हायर एजुकेशन में 50% का टारगेट रखा गया है 2030 तक, है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। यानी जो हमारा है ना जीआर हायर एजुकेशन में, वह 50% के टारगेट पर तक होना चाहिए। और वास्तव में जिस हिसाब से जो है हमारा इधर हाल के वर्षों में जीआर बढ़ा है, मे भी कि 2030 तक न सही 35 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आप देखें तो 28% से अधिक हो चुका है ना।
तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लक्ष्य क्या क्या है, उसमें से पहला लक्ष्य लिखिए, निम्न लक्ष्य है, पहला लक्ष्य लिखिए फर्स्ट, है ना, लिखिए, नई शिक्षा नीति में शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना, अधिक से अधिक विद्यालयों, अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे पॉइंट में देखिए, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में 2030 तक यह लक्ष्य 50% निर्धारित किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जितने भी हमारे स्कूल में बच्चे हैं, है ना, वो ग्रेड 3 तक, है ना, कक्षा 3 तक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्थात आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान, है ना। आप देखेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे जो है कक्षा 5 तक, है ना, ये बच्चे, अभी सर्वे आई प्रथम की, उसने बताया कि भारत में कक्षा 5 तक के बच्चे जो हैं 55 से लेकर 60-65% तक के बीच अलग अलग राज्यों में उनके पास FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की कला नहीं है, मतलब उनको अंक ज्ञान नहीं पता है, साक्षरता, बेसिक ABCD का जो भी है, बेसिक चीजें नहीं पता है, पढ़ लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना। तो इस लिखिए दूसरे पॉइंट में, लिखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चों के बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। सबसे बड़ी बात जो है नई शिक्षा नीति में, आपने बार बार पढ़ा सुना होगा 5+3+3+4, है ना। बेसिकली जो हमारे यहाँ पैटर्न रहा है ना, शिक्षा का जो हमारे यहाँ संरचना रहा है वो ऐसे था, 10+2+3, है ना। 10 कक्षा 10 तक आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट +2 और डिग्री के यानी BA ग्रेजुएशन की शिक्षा 3। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये जो 10+2 का है, इसको किया गया है 5+3+3+4। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो दुनिया के कई प्रतिष्ठित शिक्षा के क्षेत्र में देशों में पहले से ही दिया जा रहा है। जैसे यदि हम बात करें, है ना, हम बात करें यदि कहाँ की, जैसे हम नॉर्वे की शिक्षा प्रणाली की बात करें, न्यूजीलैंड की या अन्य यूरोप के देशों की, है ना, तो वहां पर जो बच्चे विद्यालय में आते हैं, है ना, उसके पूर्व की शिक्षा, है ना, यानी जैसे आप प्ले स्कूल का कंसेप्ट समझते हैं, है ना, कि बच्चों को पहले विद्यालय के लिए अभ्यस्त करना, उन्हें धीरे धीरे जो है खेलकूद आदि गतिविधियों के जरिए विद्यालय के प्रति उनमें आकर्षण का भाव पैदा करना। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये हमारी नई शिक्षा नीति में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पहले 3 साल जो है बच्चों को कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद कक्षा 1 और 2 यानी पहले 5 साल में पहले 3 साल प्री स्कूल चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए है, उसके बाद कक्षा 1 और 2 की इसमें रखी गई है ना। चलिए लिखिए, और 4-5 क्वेश्चन मार दो तो बता देंगे तुरंत, है ना। लिखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, है ना, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 वर्ष की उम्र से ही शुरुआती, 3 वर्ष की उम्र से ही शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है ना, सुनिश्चित कराने पर बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, 5+3+3+4, है ना, फॉर्मूले के आधार पर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के संचालन का लक्ष्य रखा गया है ना। अब जैसे इसमें क्या है 5, 3, 3, 4, तो आप सभी समझ सकते हैं कि 4 का मतलब क्या है, कक्षा 9, 10, 11 और 12। पहले 5 साल में शुरू के 3 साल किसके लिए है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना, एंड एजुकेशन, है ना। तुम क्या कह सकते हैं, बाल्यावस्था देखभाल, तो पहले 3 साल बाल्यावस्था देखभाल के लिए है, और उसके बाद के 2 साल, है ना, प्लस 2 साल किसके लिए है, कक्षा 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए, है ना। जैसे माना क्या गया कि कोई बच्चा जो है वो 3 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए स्टार्ट करेगा, है ना,
तो वो 3 से लेके 8 साल तक, पहले 3 साल वो क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा प्लेइंग स्कूल का कंसेप्ट, उसके बाद 2 साल कक्षा 8 तक, 1 और 2 तक, है ना। उसके बाद अगले 3 साल कक्षा 3, 4 और 5, अगले 3 साल कक्षा 6, 7 और 8। तो अगर उम्र मानकर चले तो अगर कोई बच्चा 3 साल में आता है तो 3 से 8 ईयर्स वो इस फॉर्मूले के तहत पहले आएगा। फिर यहां पर उसकी उम्र 9, 10, 11 यानी 9 to 11 ईयर्स तक यहां आता है। फिर 12 to 14 ईयर्स वह इस स्तर पर आता है, और फिर 15 to 18 ईयर्स, है ना। अरे भैया क्यों फालतू, क्यों कभी कभार मजा लेने आ जाता है, उस पर क्यों इतना ध्यान देते हो, है ना। तू तो मजा लेने कभी कभी आ जाता है, उसको छोड़ दो, कोई सीरियसली थोड़ी क्लास रो जाता है, वो तो गेस्ट है बेचारा, है ना। चलो, 3 साल बाल्यावस्था देखभाल, 2 साल कक्षा, यही चीज क्लैरिटी में समझ नहीं पाते, है ना, है ना। तो 3 साल बाल्यावस्था देखभाल और 2 साल कक्षा 1 और 2, अगले 3 साल कक्षा 3 मैंने लिख दिया है ताकि आप समझ पाए, क्लैरिटी में समझ नहीं पाते लोग कि क्या कह रही है ना। नई शिक्षा नीति, चलिए हो गया। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी लेवल है, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा का स्तर ये हो गया। इसमें एक हो गया उच्च माध्यमिक 11 एंड 12, और माध्यमिक 9 एंड 10। यहां पर ये दोनों प्राइमरी स्टेज आ गया, कौन कौन, यानी ये दोनों प्राइमरी एजुकेशन, और ये हो गया अपर प्राइमरी। समझ गया ना, है ना, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ पाए। एक एक चीज आपको, ये दोनों क्या है, प्राइमरी लेवल है ना। उसमें भी सरकार ने एक नया काम किया है कि ये जो 3 साल तक है, यह आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा, तो जो भी आंगनबाड़ी, यही इसकी आलोचना होती है ना, यही इसकी आलोचना होती है। तो नई शिक्षा नीति में यही कहा गया है कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, 5+3+3+4, 5+3+3+4। लिखिए, तो ये बोर्ड पे आपने लिख लिया, नोट कर ले, हो जाएगा। लिखिए, तो ये बता, प्ले स्कूल, हाँ कह सकते हो, प्ले स्कूल जैसा ही है, हाँ। मतलब 3 से 8 साल तक बच्चा कहां पहुंचेगा, 3 से 8 साल में कक्षा 2 तक पहुंचेगा, जिसमें पहले 3 साल प्ले स्कूल कह ले, वही अर्ली चाइल्डहुड केयर है ना। उसके बाद कक्षा 1 और 2, फिर अगले 3 साल में कहां पहुंचेगा, कक्षा 3, 4, 5, तब तक उसकी उम्र कहां हो जाएगी, 9 से 11। फिर 3 साल अगले 6ठा, 7वां, 8वां कक्षा में जब वो जाएगा, उसकी उम्र हो जाएगी 12 से 14 साल। ये क्या स्टेज होगा, तो ये अपर प्राइमरी होगा, है ना, उच्च प्राथमिक। और उसके बाद अगले 4 साल, है ना, यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12, है ना। आलोचना अभी जब करेंगे तो आलोचना में 1-2 पॉइंट लिखवाएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे, क्यों घबरा रहे हो, तेजी से नोट तो कर लो, है ना। अब यहीं पर एक आलोचना आपने देख ही लिया है कि बच्चे की शिक्षा कौन देंगे, आंगनबाड़ी सेविका, क्या उनके दम भरोसे बच्चों को छोड़ा जा सकता है, फिर आंगनबाड़ी सेविका जिस पर्पज के लिए उनका क्या कार्य रहेगा, तो ये, है ना, तो ये समस्या है। लिखिए, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, फटाफट नोट करो, जल्दी करो, है ना, ये सब आपने कितनी बार पढ़ा है, तेजी से देखो, है ना। लिखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को, उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय और ज्ञान केंद्रों में तब्दील करने पर जोर दिया गया है। अर्थात, अर्थात ये संस्थान, अर्थात ये संस्थान बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने में सफल, बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, शिक्षा प्रदान करने में सफल होंगे। इसके, इसे मेरू, इसे मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, है ना। कहने का मतलब कि यहां पर कोई एक कला का विश्वविद्यालय, जैसे कंसेप्ट था ना कि कोई कॉलेज आर्ट्स कॉलेज है, साइंस है, कॉमर्स है,
जब बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा नहीं है, तो अब कॉलेज के लेवल से ही मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा को, और यूनिवर्सिटी पे तो आज भी बहुत जगह है ही, कई जगह नहीं है, वो अलग बात। तो अब क्या किया जाएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू के रूप में स्टैब्लिश किया जाएगा। दुनिया के अधिकतर देशों में जो भी यूनिवर्सिटी है वो तो ऑलरेडी मेरू है, लेकिन वहां कॉलेज भी क्या है, वहां पर भी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो नई शिक्षा नीति में इस पर बहुत काम किया गया है। आगे लिखिए, नोट करिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज के हर वर्ग, समाज के हर वर्ग के छात्रों का ध्यान रखते उन्हें न्यायसंगत एवं समावेशी, उन्हें न्यायसंगत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु कमजोर शैक्षणिक समूहों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को, कमजोर शैक्षणिक समूहों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को है ना, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित करने, विशेष, जैसे एसईजीडी एसईजेड का कंसेप्ट समझते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसी तरह ऐसे क्षेत्र जो कमजोर हैं उनको क्या करना है, स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में, है ना, एसईजेड का मतलब यहां ये है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है ना। लिखिए, जैसे सेज था उसी की तर्ज पर स्पेशल एजुकेशन जोन, यानी यहां पर क्या है, आबादी का एक बड़ा वर्ग है जो सामाजिक रूप से क्या है, आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है ना। तो उसके लिए अगला लिखिए, संपूर्ण देश के स्तर पर, जो कल आपने पढ़ा, संपूर्ण देश के स्तर पर एकल विनियामक, एकल विनियामक के रूप में, एकल विनियामक के रूप में, के रूप में कल पढ़े थे ना, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये गठन, का गठन प्रस्तावित है, ऐसे लिखिए, प्रस्तावित है। हाँ, आंगनवाड़ी का भी इसके लेकर पायल मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि उस गांव का ही है या ये नहीं मुझे पता। जो आंगनवाड़ी जिस गांव में ड्यूटी है वही गांव के बच्चे को पढ़ाएगी, जहां जिस केंद्र पर है, मेरे समझ से एग्जैक्ट मुझे ये नहीं पता, है ना। लिखिए, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर अधिकाधिक, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जिसको आप कहते हो, अधिकाधिक बल प्रदान करती है। इनमें, इसमें ऐसे बड़े, ऐसे, इनमें ऐसे अवसर प्रदान, इनमें ऐसे अवसर पैदा किए जाने की बात कही गई है, इनमें ऐसे अवसर पैदा किए जाने की बात की गई है जिससे बड़ी संख्या में, जिससे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत आ सकें तथा विदेशों में अध्ययन के इच्छुक, तथा विदेशों में अध्ययन के इच्छुक छात्र को भी भारत में ही अवसर उपलब्ध हो सके, भारत में ही अवसर उपलब्ध हो सके। याद है हमने आपको कल भी पढ़ाते वक्त कहा था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट नई शिक्षा नीति कहती है, लिखिए इसी में कंटिन्यू रहिएगा। इसके लिए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले संस्थानों की स्थापना के साथ साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले संस्थानों की स्थापना के साथ साथ विदेशी विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं को भारत में, विदेशी शैक्षिक संस्थाओं, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत में परिसर, शाखा, कैंपस जिसको कहते हैं, खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लिखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, देखो मैं उन बिंदुओं को हाईलाइट कर दूंगा जहां से प्रश्न बनाएगा, है ना। बहुत सारी शिक्षा नीति में 50, 100, 200 बातें हैं, है ना, लेकिन उन बिंदुओं को जहां से, जैसे 5+3+3+4 से पूछेगा सवाल, जैसे प्राइमरी एजुकेशन से पूछ सकता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर सरकार बहुत काम कर रही है ना। हायर एजुकेशन और नई शिक्षा नीति को क्लब करके सवाल बनेगा। HECI का गठन और नई शिक्षा नीति, यहां से जोड़ करके बच्चों प्रश्न बनेगा और बनना ही है ना। आगे लिखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के सभी स्तरों पर,
शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के इस्तेमाल, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के इस्तेमाल पर बल दिया गया है। इसमें देश की भाषाओं के संवर्धन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना प्रस्तावित है ना, की स्थापना प्रस्तावित है। जैसे देखो ये भारतीय कला, इसको क्यों लाया गया है? तो चाहे भारतीय भाषा, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए जरूरी क्या है कि हमें ऐसा एक संस्थान चाहिए जो बहुत सार्थक पहल है ना। अगले पॉइंट में लिखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान सृजन की मजबूत संस्कृति को विकसित करने के लिए एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है ना, की स्थापना का सुझाव दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सभी जानते हैं, जीडीपी का क्या परसेंट, 6%, 86 में भी कहा गया था। लिखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 6% किए जाने का लक्ष्य पुनः निर्धारित किया गया है। एक लाइन लिख दो इसमें और, उल्लेखनीय है कि पूर्व की दोनों ही शिक्षा नीति में, ब्रैकेट में 68 एंड 86, उल्लेखनीय है कि पूर्व की दोनों शिक्षा नीति में भी यह बात कही गई थी, परंतु पूर्व की शिक्षा नीति में भी बात कही गई थी, परंतु अब तक जीडीपी का 4% तक भी खर्च नहीं हुआ है। एक और लास्ट लिख लो, रटंत विद्या के स्थान पर समझ आधारित शिक्षा विद्या, रटंत विद्या के स्थान पर समझ आधारित विद्या प्रदान करने पर मुख्य बल दिया गया है। अब ये सब तो शिक्षा नीति की सारी बातें हो गई। अब शिक्षा नीति के प्रवर्तन, एक सेमेस्टर प्रणाली का भी लिख लो, है ना, एक लिख लो ताकि वो, देखिए, नई शिक्षा एनईपी 2020 के अंतर्गत वार्षिक शिक्षा प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर आधारित पैमा पर परीक्षा प्रणाली की बात कही गई है। आप सभी जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे होंगे, झेल रहे होंगे, सेमेस्टर सिस्टम बहुत, है ना, समस्या पैदा करता है। और भी कई आप जानते ही हैं, जैसे 3 साल पे डिग्री, 2 साल पे आपको जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 1 साल पर, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे डिग्री आधारित आपको मिलेगा। कभी भी आप कोई शिक्षा आपने पढ़ाई की है ना, और अगर किसी कारणवश आपकी शिक्षा बाधित हो गई तो आप उस शिक्षा को कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये सब शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें कही गई। अब चलते हैं इसकी समीक्षा करते हैं, ओवरऑल क्या अच्छाइयां तो ये सारी अच्छाइयां ही हैं, क्या कमियां आपको दिखाई पड़ती है ना, क्या कमियां आपको दिखती है। तो एनईपी 2020 की क्या कमियां है, पहले आप लोग तेजी से बताइए। एक तो सेमेस्टर आधारित शिक्षा प्रणाली के कारण साल का 3 महीना परीक्षा को स्वाहा, है ना। अगर सेमेस्टर सिस्टम ही बनाना था तो जैसे
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर एग्जाम आउटसोर्स कर सकते थे। अगर इतना ही अच्छा था, समझ गए आउटसोर्स का मतलब कि एग्जाम कराने की जिम्मेदारी जो है वो कॉलेज पर न डाल करके बाहरी एक एजेंसी को दे दिया जाता, उससे पारदर्शिता और बढ़ती, है ना। लेकिन समस्या क्या है कि यहां पर सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हो रहे बल्कि सब्जेक्टिव है ना। दूसरा क्या है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में एमसीक्यू, दूसरे चौथे छठे सेमेस्टर में सब्जेक्टिव एग्जाम, है ना। कई यूनिवर्सिटी ने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव रखेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है सब्जेक्टिव रखेंगे। तो एनईपी को अपनी सुविधा के मुताबिक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है। समस्या क्या है, हाँ आंगनबाड़ी वाला तो जग जाहिर है कि जो प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है उसमें आंगनबाड़ी सेविका वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि बच्चों की शिक्षा देख पाए, है ना। तो उनके भरोसे छोड़ना एक कठिन बात है। सेमेस्टर प्रणाली जो है फीजिबल नहीं है इंडियन एकेडमिक एटमॉस्फेयर में। वार्षिक प्रणाली ठीक है, साल में एक बार परीक्षा, एक महीने हुई खत्म, है ना। अब क्या है, साल के 3 महीना स्वाहा हो जा रहे हैं, अभी चल रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम, है ना। प्रैक्टिकल, इंटरनल, आउट एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल में असाइनमेंट, एक्सटर्नल आते हैं उसमें जैसे तैसे। यह शिक्षा नीति जो है आदर्शात्मक अधिक है, सैद्धांतिक अलग है, व्यवहार्यता में उतनी सफल नहीं है। डिजिटलाइजेशन पर बहुत अधिक बल दिया गया है ना। परंतु सच्चाई क्या है कि उसके लिए निवेश चाहिए, पैसा ही 6% कह दियो, पैसा ही नहीं पंप कर रहे हो, है ना। हाँ, कई यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव है ना, लेकिन वो सभी में नहीं है। यही तो समस्या है कि यूनिवर्सिटियों ने अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक इसको ऑप्ट कर लिया। कहीं पर मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में यही हाल है। कहीं जो है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ है, फोर्थ सेकंड फोर्थ और सिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है। कहीं 1 2 3 ऑब्जेक्टिव है, 4। हाँ हाँ, तो लिखिए लिखिए, कमियां लिखिए फटाफट, समय भी कम है, तेजी से लिखिए। सैद्धांतिक एवं आदर्शात्मक अधिक अधिक भारतीय शैक्षणिक प्रणाली के संदर्भ में, शैक्षिक प्रणाली के संदर्भ में व्यवहारिक कम शिक्षा के मद में जीडीपी का 3 से 3.5% के बीच खर्च किए जाना, जबकि लक्ष्य 6% वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर आधारित परीक्षा प्रणाली से छात्र एवं संस्थान पर अनावश्यक अतिरिक्त बोझ। लिखो। तो ये सब कमियां हैं बच्चों। कह दिया है मेरू बना देंगे, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, पैसा है ये नहीं है। तो हमने क्या लिखा, सैद्धांतिक और आदर्शात्मक अधिक, भारतीय शैक्षणिक प्रणाली के संदर्भ में व्यवहारिक कम, शिक्षा के मद में जीडीपी का 3 से 3.5% के बीच खर्च किया जाना है, जबकि लक्ष्य 6%, वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर आधारित परीक्षा प्रणाली से छात्र एवं संस्थान पर अनावश्यक अतिरिक्त बोझ या भार, है ना। तो ये सब कमियां दिखा सकते हैं। कमियां तो और चाहे तो 50 निकाल दें, लेकिन थोड़ा संभल कर लिखना है, आप इसके समर्थन में ही ज्यादा रहेंगे, है ना। चलिए, कल हम लोग स्वास्थ्य स्टार्ट करेंगे। कल संडे है, क्लास रहेगी आपकी, इधर बहुत क्लास डिस्टर्ब हुई है ना। जिनको नहीं पढ़ना होगा संडे को रिकॉर्डेड देख लेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि एक फालतू कमेंट करने वाला जब आता है ना, उसके पीछे 10 लोग कमेंट करने लग जाते हो। उसका इंटेंशन यही रहता है कि शांत माहौल में थोड़ा सा हलचल पैदा करें, और उसको आप लोग मौका दे देते हो, है ना। तो जो फालतू बच्चे हैं ना उसको कभी ध्यान ही नहीं दो, है ना, उसको संबोधित ही ना करो। हर क्लास में से 10-20 फालतू रहते ही, अब उसके पीछे कमेंट करोगे तो इससे क्या होगा। तो इसीलिए मजा लेने आया है, तफरी करना है, चलते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के जवाब ही नहीं दे, कभी बोला ना बोल सकते। आपको नोटिफिकेशन इवनिंग में क्लास तनिष्क मेरी वो ऑप्शनल रहती है, उसकी भी कल। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास की टाइमिंग की सूचना मोहिनी कमल आपको मिल जाए, खींच पाएंगे, मुझे तो कोई नहीं हूं। कितना ब्लॉक खेलते रहेंगे यही। चलिए कोशिश करूंगा इस संडे तक आपको, अगले संडे तक खत्म कर दूं सिलेबस।